हेलो एवरीवन, आई एम रीना सिंह और आज हम आपके साथ पढ़ेंगे ड्रामा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा यानी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो हमने पढ़ा था, तो उसी का एक पोर्शन हम अपने वीडियो में समझ चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और उसी का दूसरा टर्म है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा और इसका तीसरा कौन सा होता है? पोइट्री। पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। लिटरेरी फॉर्म में तीन फॉर्में होती है, तीन जैनर होते हैं लिटरेचर के, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज। तो पोइट्री का हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो उसकी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आपको चैनल पर जाकर उसे देखें, प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको मिल जाएगी। उसी का दूसरा टर्म है हमारा ड्रामा। अब ड्रामा क्या होता है? It is a long literary composition like the novel, but there are some basic differences. ये एक लंबा साहित्यिक कंपोजिशन होता है और ये बिल्कुल नॉवेल की तरह होता है। नॉवेल यानी जो उपन्यास होते हैं बिल्कुल उनकी तरह होता है लंबा, लेकिन कुछ अंतर होते हैं इसमें, बेसिक डिफरेंस होते हैं ड्रामा में और नॉवेल में। अगर ड्रामा हम कहें तो हम अपनी अगर बेसिक नॉलेज में देखें तो हमारे यहाँ जो रामलीला या नौटंकी है, पहले नाटक हुआ करते थे, थिएटर में परफॉर्म हुआ करते थे, वो ड्रामा होते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर टीवी नहीं था, इतनी मल्टीमीडिया नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो वहाँ पर लोग मनोरंजन करने के लिए प्ले यानी नाटक खेलते थे, उसी को ड्रामा बोला जाता था। ये लिखकर मंचन होता था इनका स्टेज पर, तो ये क्या होते हैं? ड्रामा कहलाते हैं। इस तरह का मंचन जो स्टेज पर हो और लोग सामने बैठ के ऑडियंस या उसे देखें, तो वो क्या होता है? ड्रामा होता है। नॉवेल भी होता है लॉन्ग लिटरेरी, उसमें भी कैरेक्टर होते हैं, प्लॉट होता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है नॉवेल और ड्रामा में। तो वो क्या होता है? द ड्रामा डेवलप्ड थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन एमंग्स द कैरेक्टर ऑफ द स्टेज। जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो इसके कैरेक्टर होते हैं ड्रामा के, तो वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, एक्शन करते हैं अपना, तो वो क्या होते हैं? बल्कि नॉवेल में ऐसा नहीं होता। ए ड्रामा इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ड्रामा अपने आप में कंप्लीट यानी पूरा नहीं होता, उसमें बीच बीच से डायलॉग फॉर्म्स होते हैं। ड्रामा इज अ पब्लिक अफेयर। ड्रामा क्या होता है? पब्लिक को, आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, यानी ये पब्लिक के देखने पर निर्भर करता है। इट नीड्स अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एक्ट सच एज थिएटर स्टेज फुली ऑक्यूपाइड विद द कर्टेन्स, लाइट एंड सम इक्विपमेंट्स। और ड्रामा को मंचन करने के लिए, प्ले को थिएटर पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट के सामानों की आवश्यकता होती है, जैसे पर्दे, कर्टेन्स, लाइट, उजाला या साउंड इक्विपमेंट, इस तरह के चीज़ों की आवश्यकता होती है ड्रामा को। लेकिन नॉवेल में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉवेल केवल रीडर के लिए होता, रीडिंग होती है उसकी। और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा की बात करें कि ड्रामा किस तरह से होता है एंड ड्रामा में क्या क्या होता है, तो द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा इज ब्रॉडली डिवाइजेबल इनटू सम वेल डिफाइंड डिविजन्स। यानी प्लॉट जो होता है, कथानक जिसे बोलते हैं, वो ड्रामा में डिवाइड होता है कई भागों में, यानी वर्गीकृत होता है, जिसमें उसका फर्स्ट पार्ट आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन होता है ड्रामा बेगिन्स विद द बैकग्राउंड बिफोर द एक्शन बिगिन। यानी एक्शन के जो ड्रामा जहाँ शुरू होता है उसका बैकग्राउंड यानी पीछे की जो थ्योरी बताई जाती है ड्रामा स्टार्ट होने से पहले, उसे बोलते हैं एक्सपोजिशन। यानी ड्रामा की सबसे पहली स्टेज क्या होती है? एक्सपोजिशन होती है। इसे जब आपके एग्जाम में आता है तो इसे सीरीज देकर भी पूछ लेते हैं, क्रम से पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा क्या होता है, यानी ड्रामा में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है। फिर आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है स्लोली द ग्रोथ रीचेस इट हाईएस्ट पॉइंट। यानी ये क्या होता है? धीरे धीरे एक अपने उच्चतर पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर वहाँ पर क्लाइमैक्स बोला जाता है। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है आफ्टर द क्लाइमैक्स द प्लॉट डेक्लाइन। यानी क्लाइमैक्स के बाद जब नीचे को उतार आता है ड्रामा का, तो उसे रिजोल्यूशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा कैटास्ट्रॉफी।
कैटास्ट्रॉफी होता है इन ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी में होता है कैटास्ट्रॉफी और डिनाउमेंट में होता है कॉमेडी में। यानी ड्रामा की दो कैटेगरी ट्रेजेडी और कॉमेडी होती हैं। तो ट्रेजेडी का जो एंड होगा, अंत होगा, वो कहलाएगा कैटास्ट्रॉफी, और जो कॉमेडी का लास्ट होगा उसे बोलेंगे डिनाउमेंट। इसमें प्रोलॉग होती है। प्रोलॉग हर ड्रामा में नहीं होती, किसी किसी में होती है इन द बिगिनिंग। यानी प्रोलॉग का यूज़ हम कहते हैं ड्रामा के स्टार्टिंग में, उसकी बेसिक समरी को समझाने के लिए जो लाइनों का, वर्डों का यूज़ करते हैं उसे प्रोलॉग बोलते हैं। और एपिलॉग एट द एंड, और लास्ट में जब हमारा कोई प्ले ख़त्म हो जाता है, हम नॉर्मल मूवी को ही मान लें, जब मूवी हमारी ख़त्म होती है उसके लास्ट में कुछ डायलॉग वगैरह बोले जाते हैं, उन्हें एपिलॉग बोलते हैं। फिर आता है ड्रामेटिक डिसाइज। इसके मैं आपको समझा दूँ कि ये किस तरह से इसका वो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो ये स्टार्टिंग में जो आएगा हमारा, ये आएगा रेजोल्यूशन, और फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगी कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी के बाद में ये नीचे को आएगा उतरकर, यहाँ से क्या हो जाएगा क्लाइमैक्स, और यहाँ पर जो मेन पॉइंट आएगा इसका ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा, ये क्लाइमैक्स होगा। और ये फिर जब नीचे को आएगा इस तरह से, तो ये रेजोल्यूशन होगा। कौन सा पार्ट होगा, रेजोल्यूशन होगा, और ये यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा। एंड ड्रामा का दो टाइप्स होता है, यानी कॉमेडी का एंड अलग माना जाता है और ट्रेजेडी का एंड अलग माना जाता है। कॉमेडी के एंड को कॉमेडी के एंड को डिनाउमेंट बोलते हैं और ट्रेजेडी के एंड को कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रेजोल्यूशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है, यहाँ पर हमारा रेजोल्यूशन होता है, ऊपर क्लाइमैक्स होता है, यहाँ पर एक्सपोजिशन होता है, स्टार्टिंग होती है, और यहाँ लास्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सपोजिशन, यहाँ पर क्लाइमैक्स आएगा, ये रेजोल्यूशन आएगा, और जब इसका एंड होगा तो कॉमेडी में डिनाउमेंट आएगा और ट्रेजेडी में कैटास्ट्रॉफी आएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं ड्रामेटिक डिवाइस। इसकी ड्रामेटिक डिवाइस आती है ड्रामेटिक डिवाइस में सबसे पहले डिवाइस आती है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी होती है इट मे बी वर्बल इन एक्शन और इन एक्शन, यानी ड्रामेटिक आयरनी मौखिक भी हो सकती है बोलकर, या इसे एक्शन द्वारा भी दिखाया जा सकता है ड्रामेटिक आयरनी को। ये ड्रामेटिक डिवाइस के ही अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है, इट इज़ द पंजन सटायर, और इसमें क्या होती है, सटायर होती है। सटायर मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। सटायर क्या होती है, कोई ऐसी युक्ति जिससे क्या हो, सुधार समाज में या किसी कैरेक्टर में सुधार के लिए जो बोली जाती है कठोर उक्ति, वो होती है सटायर। यानी सुधारने के लिए कुछ कठोर वर्डों का यूज़ क्या होता है, सटायर होता है। इट हैज़ डबल मीनिंग फॉर एक्शन, और इसका कोई भी एक्शन हो सकता है, उसके क्या हो सकता है, दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग किसके लिए होते हैं, फॉर ऑडियंस, एक होता है ऑडियंस के लिए और दूसरा होता है एक्टर के लिए। फिर इसका सेकंड आता है सोलिलोकी। सोलिलोकी होता है टॉकिंग टू सेल्फ, यानी अपने आप से बातें करना। जैसे कि हम मन मन में बोलते हैं, मन में बातें करते हैं, वैसे ही एक्टर्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस थिंग्स अलाउड ही एक्सप्रेस। जो ड्रामा के एक्टर होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, वहाँ पर हीरो हीरोइंस होते हैं और अदर कैरेक्टर होते हैं, वो अपने मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए तेज आवाज़ में बोलते हैं, क्योंकि वो मन में एक्सप्रेस करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो वो तेज आवाज़ में बोलते हैं अपनी अंदर की फीलिंग को, यानी अपने मन में चल रहे विचारों को व्यक्त करने के लिए। वो तेज आवाज़ इतनी तेज बोलते हैं कि ऑडियंस तो उसे सुन लेते हैं, लेकिन जो एक्टर उसके साथ स्टेज पर होते हैं वो उसे सुन तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसा विश्वास करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना है,
क्योंकि अगर वही सुन लेंगे तो ड्रामा का जो सस्पेंस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो इस तरह की एक्टिंग करते हैं कि उन्होंने सपोज करो नहीं सुना है, और जो ऑडियंस है यदि वो नहीं सुनेंगे उनकी मन की बात, तो वो ड्रामा को समझेंगे कैसे। तो सोलिलोकी होती है कि कैरेक्टर द्वारा, मन द्वारा मैं कहीं सोची गई बातों को मुंह से बोलना, तेज बोलना, जिससे कि ऑडियंस सुन चुके, दर्शक सुन सकें और स्टेज पर अदर कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसा करें, बिहेव करें कि जैसा उन्होंने कुछ नहीं सुना है। फिर आता है एसाइड। एसाइड होता है इट इज शॉर्ट सोलिलोक्यू। ये क्या होती है? शॉर्ट होती है। इट इज सो पॉपुलर इन एलिजाबेथन और एंड ड्रामा। ये जो है एलिजाबेथन जो ड्रामा होते थे उनमें बहुत पॉपुलर हुई थी एसाइड, यानी सोलिलोक्यू का ही एक शॉर्ट रूप होता है एसाइड। सोलिलोक्यू एक लंबी स्पीच होती है कैरेक्टर द्वारा और एसाइड शॉर्ट स्पीच होती है, लेकिन होती एक ही तरह के टाइम। सरप्राइज और सस्पेंस। सरप्राइज और सस्पेंस होता है अराउज क्यूरोसिटी द एंड मैन एम द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। यानी सरप्राइज आप समझते ही हैं, आश्चर्य, सस्पेंस यानी आगे क्या होने वाला है, इस तरह की जिज्ञासा शांत करना इसका मेन उद्देश्य होता है। और इससे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो भी प्लॉट के लिए फ्यूचर में उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, विकसित होता है। तो वो क्या होता है, यही बिना सरप्राइज और सस्पेंस के ड्रामा क्या होता है, अधूरा होता है। मोस्टली आपने देखा होगा जो आप सीरियल देखते हैं, कोई भी सीरियल है, सास बहू का घर में है या कोई भी, यानी उनको वहाँ पर जाके छोड़ते हैं जहाँ लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। किसी सीरियल में कोई चाकू दिखा देते हैं तो आप सोचते हो कि भाई अब इसमें चाकू दिखाया, अब इसके लग ही जाएगा, लेकिन वहाँ होता कुछ और है, और वो वहीं पर प्ले को, अपने सीरियल को, नाटक को एंड कर देते हैं अगली सीरीज को दिखाने के लिए। तो उसमें क्या बनता है, सस्पेंस बढ़ता है कि अब आगे क्या होने वाला है। यही होता है सरप्राइज और सस्पेंस। ऐसा ही क्या होता था ड्रामा में होता है। और वो ड्रामा क्या होते हैं, अब पहले स्टेज पर बोले जाते थे जिसे हम पढ़ रहे हैं, स्टेज पर मेंशन होता था, और अब उन्हें हम टीवी में देखते हैं, वही ड्रामा का यही रूप। ये थोड़ा सा लंबे खींच लेते हैं, डेली बाय डेली, वो 3 घंटे में समाप्त हो जाता था। फिर आता है हमारे प्लेज। अब ये ड्रामा में कौन कौन से किस तरह के प्लेज होते हैं। प्री एलिजाबेथ प्लेज, यानी एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से पहले जो नाटक होते थे, ड्रामा के प्ले होते थे, वो किस तरह के होते थे। तो इनका जो बैकग्राउंड होता था रिलीजियस होता था, धार्मिक होता था, यानी धार्मिक चीज़ों को लेकर प्ले होते थे। जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है वो धार्मिक है, रासलीला होती है वो भी धार्मिक है, या कोई शिव महापुराण से रिलेटेड कोई नाटक का मंचन हो, या कोई झांकी वगैरह में क्या होता तो धार्मिक है ना। तो इस तरह से उनका बैकग्राउंड भी क्या होता था, रिलीजियस होता, धार्मिक होता था। रिटन फॉर एक्टिंग इन द चर्च, और वो चर्च में एक्टिंग करने के लिए लिखे जाते थे ड्रामा, जो उन पर वो चर्च में प्ले होते थे। वो जैसा थिएटर नहीं थे एलिजाबेथ एज से पहले, शेक्सपियर से पहले, तो वो प्ले कहाँ होते थे, चर्च में होते थे। क्लर्गी एक्टेड द स्मॉल प्लेस, और इन छोटे नाटकों को जो वहाँ पर चर्च में रहते थे लोग, क्लर्गी बोलते थे उन्हें, वही इसको खेलते थे। द एक्टर एक्टिंग इन दीज प्लेस वर ऑल द प्रीस्ट ऑफ मंक, और जो एक्टर एक्टिंग करते थे उन प्लो में वो ज़्यादातर क्या होते थे, प्रीस्ट होते थे या मंक होते थे, जो पुजारी होते हैं अपने यहाँ। वैसे ही इन पारसियों में या अंग्रेजों में क्या होते हैं, फादर बोलते हैं उन्हें, या संत लोग जो होते हैं उन्हें प्रीस्ट और मंक बोलते हैं। तो वही क्या होते थे, एक्टिंग करते थे, प्ले करते थे उन नाटकों को। तो उनमें कुछ टाइप के आते हैं प्ले, यानी 4 तरह के प्ले उस टाइम पर खेले जाते थे, लिखे जाते थे। मोस्टली ये तो लिखे गए हैं और ये परफॉर्म हुए हैं स्टेज पर। और स्टेज कहाँ होता था इनका, प्री एलिजाबेथ से पहले चर्च में होता था। ये सब आपकी क्वेश्चन लेवल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 4 तरह के प्ले एलिजाबेथ से पहले, क्वीन एलिजाबेथ से पहले, शेक्सपियर से पहले परफॉर्म किए जाते थे, लिखे जाते थे। तो उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे द मिराकल प्लेस। मिराकल प्लेस क्या होते हैं, रिलीजियस इन देयर स्पिरिट, यानी इनकी जो आत्मा होती है, यानी जिस तरह से लिखे जाते हैं उनमें क्या होता है, धर्म होता है, धर्म से जुड़े हुए होते थे मिराकल प्लेस। फिर होता है दीज प्लेस डील्ड विद द लिप्स ऑफ सन्स एंड मिराकल्स परफॉर्म बाय देम,
और ये किससे होते थे, ये संत महात्माओं के जीवन से संबंधित होते थे और जो उनके चमत्कार होते थे उनसे संबंधित होते थे। मिराकल प्रेज। द लाइफ एंड मार्टरडाइम ऑफ सेंट परफॉर्म द सेंट्रल थीम, और इसकी जो थीम होती थी, सार होता था, वो होता था संतों का जीवन और उनके द्वारा किए गया त्याग। क्या होता था, या जिस तरह से वो धर्म में कार्य करते करते मर जाते थे, तो उनकी स्टोरी ही क्या होती है, मिराकल प्लेस में दिखाई जाती थी। मिराकल प्लेस से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। दूसरे आते हैं मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस भी प्री एलिजाबेथन एज में परफॉर्म होते थे। इट थीम्स टेकन फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। इनकी थीम जो ली जाती थी तो वो बाइबल से ली गई है। बाइबल क्या है, जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ है रामायण महाभारत, उसी तरह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, और बाइबल से ही यहाँ पर इसकी थीम सार लिया जाता था, यानी बाइबल का ही टॉपिक उठा लिया जाता था मिस्ट्री प्लेस में परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंस आप याद करते चल रहे, मिराकल प्लेस में लाइफ ऑफ संत महात्माओं के लाइफ पर परफॉर्म होते थे, प्ले लिखे जाते थे, और मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की स्टोरी से रिलेटेड होते थे। मिस्ट्री प्लेस इट क्रॉनिकल ऑर्डर क्रूशियल इवेंट इन द बिब्लिकल हिस्टोरी ऑफ मैनकाइंड, और इसका जो क्रॉनिकोलॉजिकल यानी जो क्रम होता था लिखने का, वो उन्हीं घटनाओं पर, यानी बाइबल के इतिहास जो मानव जाति के लिए बाइबल के में दी गई हैं घटनाएं, उन्हीं का एक ऑर्डर होता था। यानी बाइबल को पढ़ने के लिए जैसे हम रामायण का वांचन करते हैं, वहाँ पर हम 1 बाय 1 कांड को प्ले करते हैं, उसी तरह से बाइबल का के जो बाइबल है बुक है, उसकी घटनाओं को क्रम बाय क्रम दिखाया जाता था मिस्ट्री प्लेस में। फ्रॉम द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन, और इसकी उत्पत्ति मतलब बाइबल की कहाँ से हुई है और किस तरह से मानव जाति का पतन हुआ, ये भी दिखाया जाता था इसमें। एडेड सम कॉमिक सीन, और इसमें कुछ हास्य पद भी सीन दृश्य एडिट किए जाते थे, जोड़ दिए जाते थे। रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द लोअर क्लास ऑफ द ऑडियंस इन द, और इसमें क्या होता था, जो लोअर क्लास होता था, निचला वर्ग होता था, वो क्या होता था, ऑडियंस होता था इन द प्ले एज अ होल, यानी पूरे नाटक में जो दर्शक होते थे वो कौन से होते थे, लोअर क्लास के लोग होते थे। फिर तीसरा आता है मोरल्टी प्लेस मोरल्टी इज वर एलिगोरिकल प्लेस, यानी ये क्या होती थी, बिल्कुल उलझी हुई सी होती थी। एलिगोरिकल, एलिगोरी आप जानती हैं, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एलिगोरिक में सिंबल होते हैं, कोई प्रतीक होता है, तो इस तरह के ये मोरल्टी प्लेस भी क्या होते थे, एलिगोरिकल होते थे। ड्रामाटाइज एलोगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, और इसे व्यक्ति के जीवन से जोड़कर कोई प्रतीक बनाकर उसे जोड़ा जाता था। द हीरो ऑफ दिस प्लेस वर ईदर एवरी मैन और मैनकाइंड, यानी इसका जो हीरो होता था वो कोई व्यक्ति भी हो सकता था या मैनकाइंड भी होता था। मोरल्टी प्लेस का जो हमने अब तीसरा हमारा जनरल आया था मोरल्टी प्लेस, तो मोरल्टी प्लेस में क्या होता था, एलिगोरिकल प्लेस होता था, यानी किसी को सिंबल मानकर एलिगोरिक होती थी, उसमें व्यक्ति के जीवन को प्रतीक, मैंने व्यक्ति के जीवन को दिखाने के लिए किसी प्रतीक को मान लेते थे कि आपको इस तरह से होना चाहिए। हीरो ऑफ द दिस प्लेस, इनके हीरो क्या होते थे, कोई भी व्यक्ति हो सकता था। यानी हमने तीसरा ये देख रहे हैं हम मोरल्टी प्लेस, तो हमने पहला देखा मिराकल प्लेस। मिराकल प्लेस में संत होते थे, हीरो मंक होते थे, और मोरल्टी प्लेस में भी यही होते थे। थीम क्या होती थी, मिराकल प्लेस की थीम होती थी संत की लाइफ, और मिस्ट्री प्लेस की थीम होती थी बाइबल, और मोरल्टी प्लेस की थीम होती थी एलिगरीज, यानी किसी को सिंबल मानकर, प्रतीक मानकर, और मानव जीवन का सुधार हो सकता था इसमें मोरल्टी प्लेस में। इनका हीरो कोई भी व्यक्ति हो सकता था या एवरी मानव, यानी प्रत्येक श्रेणी का मानव होता था। इसमें कोई ये नहीं था कि कोई संत ही इसको प्ले करेगा या क्लर्की इसको प्ले करेगा, नहीं, कोई भी आम लोग जनता इसे प्ले कर सकती थी। Satan was personified as wise, God or Christ as virtue. शैतान को पर्सोनिफाइड करते थे
और गॉड को क्राइस्ट के गुणों के रूप में। डेथ वाज पर्सोनिफाइड एज द रिवार्ड ऑफ सिन, और डेथ मृत्यु को पापों का इनाम माना जाता था। लाइफ आफ्टर डेथ और रिसरेक्शन, यानी डेथ के बाद में जीवन क्या है, दोबारा शुरू होता है, इस तरह से दिखाया जाता था। किसमें? मोरलिटी प्लेस में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड होते हैं द इंटरल्यूड्स वर जनरली शॉर्ट। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं इंटरल्यूड्स। एंटरटेनमेंट्स इंटरस्टेड विद इन अ लॉन्गर प्ले एमडिस सम अदर फेस्टिवल और फेस्टिव्स या फेस्टिवल्स। और ये किसी भी लंबे प्ले के बीच में एक छोटा सा प्ले परफॉर्म किया जाता था, वो क्या बोला जाता था? इंटरल्यूड बोला जाता है। इंटर से ही हम याद कर सकते हैं कि लंबे प्ले के में छोटा सा प्ले इंक्लूड करना। एट अ लेटर स्टेट, और बाद में दे बिकम इंडिपेंडेंट प्ले टू। बाद में इनकी जो प्ले होने लगा वो स्वतंत्र रूप से होने लगा। यानी स्टार्टिंग में ये किसी बड़े प्ले के अंदर छोटा सा प्ले दूसरा क्या कहता था? इंटरल्यूड कहलाता था। लेकिन बाद में ये अलग रूप से ही स्टेज पर परफॉर्म होने लगे, खेले जाने लगे। एंटरटेन द ऑडियंस बाय ह्यूमर और फार्स, और ये करते थे दर्शकों का क्या करते थे? मनोरंजन करते थे व्यंग से या फार्स से। अगला जनर आता है हमारा ड्रामा का ट्रेजेडी। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्री एलिजाबेथन प्लेस। कौन कौन से आए थे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहीं पर रुके रुके। प्री एलिजाबेथन प्लेस में हमारे आए थे मिराकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरलिटी प्लेस और इंटरल्यूड। अब हमारा नेक्स्ट जनर आता है फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर के ड्रामा फॉर्म का ट्रेजेडी। यानी प्री एलिजाबेथन प्लेस क्या था? ड्रामा का जनर था, और ट्रेजेडी भी एक ड्रामा का ही जनर है। ट्रेजेडी में होता है हाईएस्ट नॉवेल द मोस्ट सबलाइन, यानी इसमें क्या होता है? एक उच्च श्रेणी का नॉवलिस्ट होता है और उत्कर्ष टाइटल होता है इसका, बिल्कुल बहुत उच्च श्रेणी का। It is this cathartic effect which has given to the tragedy a rank higher than epic। ये क्या होते हैं? इसमें कैथार्टिक होता है फील, इमोशन, पिटी एंड, यानी इसमें क्या होता है? जो हीरो होता है उसके साथ कोई भी घटना होती है, बुरा होता है, तो उसका सीधा इफेक्ट ऑडियंस पे पड़ता है। ऑडियंस भी उस घटना से दुखी हो जाते हैं, यानी गलत होता है। तो ये एपिक से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसे एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी बाई एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के पार्टों में डिवाइड किया है। क्या ये चीज़ें ट्रेजेडी में होनी चाहिए। देयर आर 6 पार्ट, इसमें 6 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट आता है प्लॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और सेकंड आता है कैरेक्टर। यानी सबसे जो मेन पार्ट माना है, इम्पोर्टेंट माना है, वो एरिस्टोटल ने प्लॉट को माना है, कथानक को माना है, उसके बाद माना है कैरेक्टर को। उसके बाद में थॉट, डिक्शन, ये आप 6 के 6 याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए। सॉन्ग और स्पेक्टिकल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल की डेफिनेशन के अनुसार ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन नॉट अ मैन और एक्टर्स। ट्रेजेडी क्या होती है? में क्या होता है? एक एक्शन होता है, वो किसी एक्शन पर ही निर्भर होती है, ना कि मैन पर, व्यक्ति पर या एक्ट्रेस पर। यानी एक्शन उसमें सबसे अधिक माना है एरिस्टोटल ने। प्लॉट को सबसे ऊंचा माना है एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में। एक्शन इज फर्स्ट, कैरेक्टर सेकंड, यानी जो एक्शन होता है वो सब पहले नंबर पे माना है और कैरेक्टर को सेकंड नंबर पे माना है। किसने? एरिस्टोटल ने। विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, देयर मे बी विदाउट कैरेक्टर। वो उनका कहना है कि बिना एक्शन के ट्रेजेडी नहीं हो सकती, लेकिन बिना कैरेक्टर के ट्रेजेडी हो सकती है। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के भी टाइप होते हैं। अब ट्रेजेडी हमने पढ़ा प्री एलिजाबेथन प्ले के बाद में, तो ट्रेजेडी भी कई तरह की होती है। तो सबसे पहली ट्रेजेडी आती है हमारी क्लासिकल ट्रेजेडी, फॉलो द ग्रीक पैटर्न। ये क्या कहते हैं? ग्रीक पैटर्न को अनुसरण करती है, फॉलो करती है ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी।
इसमें देयर आर टू स्पेसिटीज ऑफ ग्रीक पैटर्न, यानी इसमें दो ग्रीक पैटर्न है, दो स्पेशल चीज़ होती हैं। तो सबसे पहली होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 ड्रामेटिक यूनिट्स, यानी उसमें 3 ड्रामेटिक यूनिटी बताई हैं ग्रीक पोएट ने। इसका अनुसरण एरिस्टोटल ने भी किया है। इसमें क्या है, टाइम, प्लेस और एक्शन, यानी एक ही समय पर, एक ही स्थान पर और एक एक्शन, यानी तीनों क्या हों, एक ही जगह पर हों, तो वो कौन सी ट्रेजेडी कहलाएगी, क्लासिकल ट्रेजेडी कहलाएगी, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम हो, प्लेस हो, एक्शन हो, यानी एक ही समय में, एक ही स्थान पर और एक ही साथ, मतलब एक बार में ही सारी ट्रेजेडी यानी सारा प्ले खत्म हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, क्लासिकल ट्रेजेडी कहलाती है। दूसरा उसमें होता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चोरस हु एक्सप्लेन्स, और इसमें क्या होती है, चोरस होती है, यानी जो एक्सप्लेन करती है कि स्टेज पर अब क्या होने वाला है। चोरस क्या होता है, चोरस होता है एक समूह गान, यानी जहाँ पर 4-5 लोग मिलकर गाते हैं और वो वर्णन करते हैं कि इसका जो प्ले परफॉर्म होगा, खेला जाएगा स्टेज पर, तो इसका प्लॉट क्या होगा, कथानक क्या हो सकता है, इसके पीछे मोरल क्या है, इसके पीछे वो सब बताते हैं चौरस में। यानी क्लासिकल ट्रेजेडी का दूसरी शर्त यह है कि उसमें क्या है, एक चौरस होगी जो एक्सप्लेन करेगी कि स्टेज पर क्या होने वाला है और उसके प्लॉट का मोरल क्या है। फिर दूसरे नंबर की आती है रोमांटिक ट्रेजेडी। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड, यानी इसमें कोई बंधन नहीं है रोमांटिक ट्रेजेडी में। रोमांटिक का मतलब रोमांस नहीं है, रोमांटिक का मतलब है बिल्कुल खुले विचार अपने। दे एंजॉय फुल फ्रीडम टू मेक देयर ट्रेजेडीज एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, और वे क्या करते हैं, ट्रेजेडी को लिखते भी हैं और परफॉर्म भी करते हैं, प्रभावित करते हैं, जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है, उतना वो फुल एंजॉय करते हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता से उसे लिखते हैं और प्ले करते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी को। हमारे विलियम शेक्सपियर ने मोस्टली रोमांटिक ट्रेजेडी की लिखी है, यानी उसमें ना तो यूनिटी ऑफ टाइम दिखाई देता है, ना प्लेस और ना ही एक्शन। अभी मैंने बताया था शेक्सपियर ट्रेजेडी आर लार्जली रोमांटिक, यानी शेक्सपियर ने जो लिखी है ट्रेजेडी वो लार्ज रोमांटिक लिखी हैं। फिर तीसरे नंबर की ट्रेजेडी आती है हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर ट्रेजेडी में होता है इट हैज़ वायलेंस, क्रूरल्टी, मर्डर, ब्लडशेड, यानी इसमें क्या होती है, बहुत ही क्रूरता होती है, मर्डर होते हैं, खून बहता है, उसे क्या बोलते हैं, हॉरर ट्रेजेडी बोलते हैं। जॉन वेबस्टर ने हॉरर ट्रेजेडी लिखी है, यानी जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ माल्फी क्या है, पूरी हॉरर ट्रेजेडी है। ऐसी खून खराबा से अलग कुछ इसमें दिखाई नहीं देता, यानी बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं होता, क्या होता है, खून खराबे होता है, वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, खून बहता है हॉरर ट्रेजेडी में। फिर आती है हमारी हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी है, मैं इसलिए लिखी थी ड्राइडन एंड ऑटवे ने, डील्स विद द हॉरर एक्सप्लोर द ग्रेट वॉरियर हीरोज। इसमें क्या होता है, हीरो जो होता है वो एक बहुत बड़ा महान योद्धा होता है, प्रोटेगोनिस्ट, और इस तरह की ट्रेजेडी किसने लिखी है, ड्राइडन एंड ऑटवे ने लिखी हैं। 5वें नंबर की हमारी ट्रेजेडी आती है शी ट्रेजेडी। शी ट्रेजेडी होती है सेंट्रल फिगर इज हीरोइन हु डोमिनेट द प्लॉट, यानी सी ट्रेजेडी का जो केंद्र होता है, मध्य केंद्र होता है, वो एक हीरोइन होती है जिसपे पूरा कथानक घूमता है। 6 नंबर की आती है हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी। पोर्ट्रेट द हार्ड एंड ट्रेजिक लाइफ ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, दे वर मोस्टली रिटन इन 18th सेंचुरी, यानी डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो घरेलू यानी घर से संबंधित होती हैं और ये मिडिल क्लास लोगों के परिवारों से संबंधित होती हैं, जैसे कि हमारे जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी थी, और ये किसमें, रिटन इन 18th सेंचुरी में लिखी गई थी। द हीरो ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का जो हीरो होता है उससे क्वालिफाई देखें तो ही इज़ अ ग्रेट मैन, एक बहुत महान व्यक्ति होता है। ही इज़ इधर अ किंग, प्रिंस, ग्रेट जर्नल या ग्रेट जर्नल, ये क्या हो सकता है, कोई राजा हो सकता है या प्रिंस या कोई महान योद्धा, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन क्या होता है, महान होता है, मतलब कुछ उसमें गुण होते हैं औरों से अलग। ही इज़ प्लेस्ड बिकम द कॉज इज इमोशनल स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड डेथ, और जो मरता है, जब वो मरता है
तो उसके कारण क्या होता है, जो ऑडियंस होते हैं उनकी आंखों में अपने आप से आंसू आ जाते हैं, वो लोग दुखी होते हैं उसकी मृत्यु से, उसके साथ कुछ बुरा होने पर। ट्रेजेडी वही कहलाती है जहां ऑडियंस को, दर्शक को खुद दुख हो किसी भी प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ बुरा होने पर, तो वो क्या होती है, ट्रेजेडी होती है। द सफरिंग्स एंड द डेथ ऑफ द ग्रेट मैन स्टेटस गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ द यूनिवर्सल ट्रेजेडी। मैंने अभी बताया कि सफरिंग यानी दुख और उसकी मृत्यु पर जो महान व्यक्ति है, तो सब लोगों पर क्या हो, एक इम्प्रेशन पड़े, प्रभाव पड़े, यानी सभी दुखी हों, तो वही क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रेजेडी कहलाती है। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटिंग टू द ट्रेजेडी। अब कुछ टर्म देखेंगे हम ट्रेजेडी से रिलेटेड कि ट्रेजेडी में और क्या क्या होता है। तो इसमें होती है कैथार्सिस। ट्रेजेडी में क्या होती है, कैथार्सिस होती है। इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी ये क्या होती है, कैथार्सिस मानव के हृदय पर बहुत प्रभाव डालती है, यानी उससे क्या होता है, इसमें जो लास्ट होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, वो क्या होती है, कैथार्सिस होती है। फिर आती है हैमर्शिया। हैमर्शिया होती है ट्रेजिक फ्लो और ट्रेजिक ट्रीट, यानी किस तरह से अच्छा बुरे में चेंज, ट्रेजिक फ्लो और ट्रेजिक ट्रेट यानी किस तरह से गलत होता है, वो होती है हमारी हैमर्शिया। अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंस अंडर विच ही प्लेस्ड बिकम्स द केस ऑफ फॉल डाउन एंड डेथ, यानी हैमर्शिया के कारण ही, हैमर्शिया कहलाती है कि वो कारण जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का, हीरो की मृत्यु हुई है, उसका फॉल डाउन हुआ है, वो गिरा है, तो वो क्या हो जाती है, क्वालिटी क्या कहलाती है, स्पेशल हैमर्शिया कहलाती है। इट इज़ अ फैटल फ्लो इन द कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर में क्या होती है, गिरने का कारण बनती है, यानी उसका भाग्य क्या होता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है, वो क्या होती है, हैमर्शिया। पेरिपेशिया, सडन चेंज इन द फॉर्चुनेट द पोजीशन ऑफ द हीरो, यानी अचानक से बदलाव हो जाता है हीरो के जो भाग्य में, वो उससे अच्छा से बुरा हो जाता है, हाई से लो हो जाता है, किसके कारण, हैमर्शिया और फैटल फ्लो के कारण। यानी हैमर्शिया क्या होता है, उसका दुर्भाग्य, जो उसका गिरावट आने लगती है उसके चरित्र में, उसके काम में, उसके वर्क में, या उसका बिल्कुल पतन होना शुरू हो जाता है, वो हैमर्शिया होता है। और जो चेंज होता है हैमर्शिया के कारण, वो होता है पेरिपेशिया। इसे सडन चेंज करके भी ये क्वेश्चन में आपके अब पूछा जाता है कि पेरिपेशिया क्या होता है। फिर आता है हमारा इट प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी ये भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है, और इससे ये उत्पन्न करती है फीलिंग ऑफ फियर एंड पिटी, यानी दर्द और दुख उस प्रोटैगनिस्ट के लिए प्रोड्यूस करती है पेरिपेशिया, जो हैमर्शिया में दिखाई देती है। कैटास्ट्रॉफी होती है द फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी, यानी जो अंत होता है ट्रेजेडी का, वो क्या कहलाती है, कैटास्ट्रॉफी कहलाती है, और कॉमेडी का एंड एनाउंसमेंट कहलाती है। एट दिस पॉइंट द हीरो एंड द हीरोइन बोथ मीट देयर ट्रेजिक डेथ, और इस पॉइंट पर कैटास्ट्रॉफी में हीरो और हीरोइन मिलते हैं, लेकिन कैसे, उनकी मृत्यु के साथ। रिकॉग्नाइजेशन होता है द हीरो रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ डिसेप्शन और इल्यूशन, यानी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी यहाँ पर पहचान की जाती है, भ्रम को दूर किया जाता है कि हीरो के साथ इतना बुरा क्यों होता है, यानी पहचान करना क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। हेयर ग्रेजुअली एमेज फॉर द स्टेट ऑफ इल्यूशन, यानी भ्रम की स्थिति होती है, बट बाय द टाइम द अनहैप्पी डेवलपमेंट सिचुएशन हैव गॉन बियॉन्ड द हिज पावर एंड ही कैन नॉट रेक्टिफाई दैम, यानी उसमें पावर होते हुए भी हीरो क्या होता है, अचानक से उसका पतन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो उसे बिल्कुल सही नहीं कर पाता, उसका बुरा होने लगता है। फिर आता है हमारा दिस रियलाइजेशन हिज फॉली एंड ट्रूथ रियलाइजेशन टेक्निकली कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन, यानी इसका जब एहसास होता है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, रियलिटी सामने आती है उसकी, तो वो क्या कहलाती है, रिकॉग्नाइजेशन कहलाती है, यानी वो गलत नहीं था फिर भी उसके साथ गलत हुआ, वो क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। पोएटिक जस्टिस होता है गिविंग ऑफ रिवार्ड,
टू पनिशमेंट एक्सैक्टली इन द प्रोपोर्शन वंस वर्च्यू एंड विक्सियस डीड्स। यानी पोएटिक जस्टिस क्या होता है, बुरे को बुरा इनाम और अच्छे के लिए अच्छा, लेकिन हमारी ट्रेजेडी में इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा भी नहीं होता है, पोएटिक जस्टिस भी नहीं दिखाई देता है। यानी यदि हमारा प्रोटेगनिस्ट है और उसके साथ बुरा हो जाता है तो वो पोएटिक जस्टिस की श्रेणी में नहीं आता। यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे इनाम मिले, या बुरा काम करता है तो उसे दंड मिले, तो वो क्या कहलाती है, पोएटिक जस्टिस कहलाती है। सोलिलोकी में पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। टॉक्स टू वन सेल्फ यानी अपने आप से बातें करना क्या होता है, सोलिलोकी होती है। लाउड थिंकिंग, तेज से बोला जाता है, इसमें आवाज़ तेज निकलती है सोलिलोकी में। और एसाइड या वेरी शॉर्ट सोलिलोकी यानी बहुत छोटी सोलिलोकी होती है, और ये बहुत मतलब सोलिलोकी की तरह ही बोली जाती है, लेकिन एक छोटी स्पीच होती है। इसे ऑडियंस सुन सकते हैं और कैरेक्टर नहीं सुनते। 3 ड्रामेटिक यूनिटी कौन सी होती हैं वो और एक बार देख लेते हैं, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ड्रामेटिक यूनिटी में होता है यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कोई भी प्ले एक समय में ही 3 घंटे में ही पूरा होगा। यूनिटी ऑफ प्लेस यानी एक स्थान ही, उसमें सेटिंग उसकी एक ही स्थान पर होगी। मोस्टली हमारे शेक्सपियर के प्ले में जो यूनिटी ऑफ प्लेस तो कहीं दिखाई नहीं देती। अगर एक प्ले कहीं पर तो वो मिलान में या वेरोना में, मतलब 2-3 जगह प्ले होता है, तो शेक्सपियर के प्ले में यूनिटी नहीं होती। ड्रामेटिक यूनिटी हमेशा किसमें होती है, क्लासिकल ट्रेजेडी में होती हैं। और शेक्सपियर ने हमारे कौन सी लिखी है, रोमांटिक ट्रेजेडी लिखी है, जिसमें ये तीनों ही यूनिटी गायब होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम कुछ और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।